So beta, is my screen visible to all? Sir, yes. Okay, now I'm starting. देखिए बेटा, जो हमने लास्ट क्लास करी थी उसमें 20 क्वेश्चन नंबर 24 एक्सप्लेन हो गया था। तो आज 25 से 32 क्वेश्चंस की जो ये पीडीएफ है आपको इस क्लास के बाद ये व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और अब देखते हैं हम लोग कितने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर पाते हैं। जहां तक हो जाएगा ठीक है, फिर उन्हें बाकी जो क्वेश्चंस बचेंगे उन्हें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन द टर्म डिजिटल प्रॉपर्टी। डिजिटल प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जिसमें आपकी कुछ आर्टिस्टिक और कॉमर्शियल कुछ भी चीजें होती हैं उन्हें हम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में काउंट करते हैं। तो अब ये डिजिटल प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक, तो बेटा ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आपसे संबंधित है या फिर आपने बनाई है और वो इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में है। ठीक है, तो दोबारा समझिए, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपने बनाई है और वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक फॉर्म या डिजिटल फॉर्म में है जिसे आपने ऑनलाइन स्टोर कर दिया है। ऑनलाइन मीन्स सपोज करिए क्लाउड में आपने स्टोर कर दिया है, तो उसे हम कहते हैं डिजिटल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपने यही डिजिटल इंफॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रिक फॉर्म में है, ऐसी इंफॉर्मेशन उसे आपने ऑनलाइन क्लाउड में स्टोर करने की बजाय अगर आपने उसे किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर दिया है, जैसे कि कंप्यूटर, फ्लैश ड्राइव या फिर मोबाइल फोन, तो उसे भी हम डिजिटल इंफॉर्मेशन ही कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। यस बेटा, ठीक है ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, डिफाइन द टर्म डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। देखिए अभी तक हमने पढ़ा था आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर डिजिटल प्रॉपर्टी भी आती है। क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? आपकी बौद्धिक संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो आपके माइंड ने क्रिएट करी हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये डिजिटल प्रॉपर्टी, डिजिटल इंफॉर्मेशन क्या है? ये भी तो आपकी माइंड की ही क्रिएशन है, तो इसलिए इसे भी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में मानते हैं। तो जैसे अभी तक हमने जो पढ़ा था कि जो भी आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाते हैं उनको सेव करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बने हुए थे, तो वैसे ही ठीक जो आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी है, जो आपकी डिजिटल इंफॉर्मेशन है, उसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं। आईपीआर ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं जिन्हें हम डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। ठीक, अब ये जो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट है, ये कानून क्या करता है कि ये आपको आपकी इंफॉर्मेशन है उसे कॉपी करने से रोकता है, स्टोर करने से रोकता है और डिस्ट्रीब्यूट करने से रोकता है। इट मींस कि जो ऑथराइज्ड पर्सन है डिजिटल इंफॉर्मेशन का, वही उस डिजिटल इंफॉर्मेशन को कॉपी कर सकता है, स्टोर कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। और जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो ना कॉपी कर सकता है, ना स्टोर कर सकता है, ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। क्यों? और ये सब चीजें कौन देखता है? ये सब चीजें देखता है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर ही आता है। ओके, और अगर कोई पर्सन किसी तरीके से, अनऑथराइज तरीके से कॉपी करता है, स्टोर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है और वो एक सब्जेक्ट टू पेनल्टी है, यानी कि उसमें सजा का भी प्रावधान है और आपको कुछ मतलब जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इसे हम कहते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। ओके, बेटा ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं आपको? 25, 26 क्लियर टू ऑल?
बेटा यू कैन स्पीक। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आपको कुछ स्पेस छोड़ना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, लेकिन आप लोग स्पेस कितना छोड़ेंगे, जितना कि सपोज करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 29 के लिए स्पेस देंगे, उतना ही स्पेस आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 27 के लिए देना होगा। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28। डिफाइन सम प्रोटेक्ट डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये जो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इन्हें प्रोटेक्ट करने के कितने तरीके हैं, ये चीज हम देखते हैं। बेटा फर्स्ट है आपका टेक्निकल प्रोटेक्शन सर्विसेज, ठीक। These services include anti-tamper solutions like data encryption and access control system. It means अगर आपको डिजिटल प्रॉपर्टी राइट मतलब कि जो आपको डिजिटल प्रॉपर्टी आप चाहते हैं कि कोई उसको कॉपी ना कर पाए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी हम प्लेटफॉर्म पर डेटा शेयर कर रहे हैं, क्या वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, उसमें डेटा इंक्रिप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है या नहीं है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का मीनिंग होता है कि जहां पर आईडीज वगैरह वेरीफाई करी जाती हैं। जैसे आप फेसबुक ऑन करेंगे तो वहां पर पहले आपकी आईडी वेरीफाई कराता है कि आप ऑथेंटिक यूजर है या नहीं है, ठीक है। तो आप लोग उसी प्लेटफॉर्म पर डेटा को अपना शेयर करिए जहां पर आपके लिए डेटा इंक्रिप्शन की फैसिलिटी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टीएलएस और एसएसएल दो तरह के सर्टिफिकेट होते हैं जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी, तभी आप लोग डेटा शेयर करिएगा। नेक्स्ट है बेटा लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन का मीनिंग आ जाता है कि डिजिटल प्रॉपर्टी ओनर्स मस्ट इंक्लूड डिजिटल प्रोटेक्शन क्लोजेस व्हाइल ड्राफ्टिंग लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स। तो जब भी सपोज करिए आपने कोई अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी बनाई हुई है, ठीक है, और आप इसके लिए एक लाइसेंस जनरेट कर रहे हैं, तो आप लाइसेंस में एक डिजिटल राइट की एक क्लॉज भी दे दीजिए, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि अगर कोई उसके अगेंस्ट जाता है तो उस पर आप लोग लॉ के थ्रू केस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो भी आप क्लॉज, जो भी आप एग्रीमेंट बनवा रहे हैं उसमें आप डिजिटल राइट प्रोटेक्शन की एक क्लॉज भी ऐड करा दीजिएगा, तो भी आपकी जो डिजिटल प्रॉपर्टी है वो सेव रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल्ड शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड। ओके, इसका मीनिंग यह है कि हमें अपनी जो भी, अगर सपोज हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कॉमन सी बात है कुछ हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी भी होगी, तो उस डिजिटल प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए हमें अपने अपने जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी कि आप लोग किसी भी गलत तरीके से इस डेटा को शेयर ना करें, किसी भी ऐसे पर्सन के साथ इस डेटा को शेयर ना करें जो कि हमारी कंपनी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी भी है, तो आप उस तरीके से उसको सेव कर सकते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज में अवेयरनेस देकर अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर जो भी कॉमन लोग हैं, अगर वो आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं, तो भी आप उनको एक ट्रेनिंग वीडियो लॉन्च करके भी आप उनको इस तरह की ट्रेनिंग दे सकते हैं कि आपने इसको परचेज करा है लेकिन आप किसी और के साथ इसको शेयर मत कीजिएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग ट्रेनिंग इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आता है आपका थर्ड पॉइंट के अंदर। ओके, तो अगर आप इस तरह के कुछ वेज को फॉलो करेंगे तो जो आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी है वो सेव रहेगी और उसके अधिकार भी सेव रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डिफाइन सम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन सॉफ्टवेयर कितनी तरह के होते हैं ये चीज देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है बेटा इसमें कि क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपके सामने ये आता है नेम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, तो आप समझ जाइएगा कि ये आपके लिए क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में ही बातें कर रहा है। अब ये क्लोज सोर्स जो सॉफ्टवेयर होता है इसका क्या मतलब होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पहली बात तो फ्री में आपको मिलेगा नहीं, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पैसे देने होंगे, ठीक। दूसरी बात, जो उसका सोर्स कोड है, सोर्स कोड मतलब जैसे आप लोग C++ में कोडिंग करते हैं, सी में कोडिंग करते हैं, जावा में कोडिंग करते हैं, तो वो जो कोडिंग होती है उसे हम कहते हैं सोर्स कोड।
वो जो कोडिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड। तो जब आप कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो उसके लिए कुछ कोडिंग की जाती है, तो उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। तो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें दो चीजें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। पहला तो आप फ्री में नहीं ले सकते इसको, आपको पैसे देने ही देने होंगे। और दूसरी चीज जो होती है वो ये होती है कि जो इसका सोर्स कोड है वो आपको नहीं मिलने वाला है, आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर मिलेगा, सोर्स कोड आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ओके, एंड इट कैन बी कंट्रोल्ड मॉडिफाइड बाय इट्स ओरिजिनल क्रिएटर, यानी कि जिसने इसको बनाया है सिर्फ वही इसको कंट्रोल कर सकता है, इसमें मॉडिफाइड इसको कर सकता है, बाकी इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। एंड द सोर्स कोड कैन बी एक्सेस्ड बाय द ओनली द ऑथर, यानी कि जो इसका रियल ओनर है सिर्फ वही इसका सोर्स कोड जो है वो एक्सेस कर सकता है। उसकी कोडिंग में कुछ चेंज करना है, कुछ अमेंडमेंट करना है तो सिर्फ उसका जो क्रिएटर है वही कर सकता है, आप नहीं कर सकते। इट कैन बी परचेज्ड और लाइसेंस्ड फॉर ए फी, यानी कि विदाउट पेमेंट आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको कुछ थोड़े पैसे देने होंगे तभी जाकर आपको ये चीजें मिलेंगी। इसका एग्जांपल है स्काइप, गूगल अर्थ एंड ऑफ फ्लैश। इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनके फ्री वर्जन नहीं है, ये आपको पे करके ही मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फ्री सॉफ्टवेयर। अब ये फ्री सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में मिल जाते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्री सॉफ्टवेयर। लेकिन ये जो फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनके भी सोर्स कोड आपको नहीं मिलते, ठीक है। यानी कि सॉफ्टवेयर तो फ्री में मिल जाएगा लेकिन सोर्स कोड नहीं मिलेगा आपको। तो फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर allows study, modification, distribution and can be used for any purpose. For example, Python, Linux, VLC, Media Player, ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनके आप ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपको फ्री में मिल जाते हैं लेकिन सोर्स कोड कंपनी के प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो आता है सॉफ्टवेयर वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ये इसमें देखो नाम में ही आ रहा है ओपन सोर्स, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका जो सोर्स कोड है वो सभी के लिए ओपन है, तो उसे हम कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लेकिन ये जस्ट फ्री सॉफ्टवेयर का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, इस फ्री सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि फ्री में मिल जाता है लेकिन सोर्स कोड नहीं मिलता। ओपन सोर्स में क्या होता है कि सोर्स कोड मिल जाता है लेकिन फ्री में नहीं मिलता, जस्ट अपोजिट। ओके, सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज पब्लिकली एक्सेसिबल, पब्लिक इसको एक्सेस कर सकती है। सोर्स कोड इज अवेलेबल टू पब्लिक एंड इट कैन बी मॉडिफाइड, शेयर्ड बाय एनीवन। आप शेयर भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि सोर्स कोड आपके हाथ लग गया, और पब्लिक को एक्सेस भी कर सकते हैं लेकिन पे करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल फायरफॉक्स, ओपन ऑफिस, ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिन्हें हम पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अब ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं इसमें दोनों ही वैरायटी आ गई है, यानी कि फ्री में भी मिल जाएंगे यानी पैसे भी नहीं देने आपको, और ओपन सोर्स यानी कि इसका सोर्स कोड भी आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर की भी कहते हैं। तो अगर पेपर में आता है आपके सामने कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होता है तो आप फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में लिख सकते हैं। Can be freely used, copied, studied, modified and source code is openly shared. These programs have no ownership and copyright associated with it. तो जब फ्री में मिल जाएगा कोई आपको सोर्स कोड भी फ्री में मिल जाएगा तो इसका जो ओनरशिप का ही वो क्या रह जाएगा, है ना। जब सारे भाई आप ही इसके ओनर हैं, जब सोर्स कोड भी आपके पास है और सॉफ्टवेयर भी आपके पास है तो आप ही इसके ओनर हैं। तो ये होते हैं कुछ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट, डिफाइन द टर्म ओपन सोर्स लाइसेंस। ठीक, अब हमने पढ़ा था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स का मीनिंग होता है जिसका सोर्स कोड आपको मिल जाता है, ठीक। लेकिन जब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आप लेते हैं तो उसके साथ एक लाइसेंस आता है। जैसे आप कोई गन परचेज करेंगे तो उसके साथ एक लाइसेंस आता है, बाइक परचेज करेंगे तो उसके साथ एक लाइसेंस आपको आरटीओ अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। तो वैसे ही जब आप कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लेते हैं तो उसके साथ भी लाइसेंस आता है, ठीक है। अब ये लाइसेंस क्या करता है कि ये लाइसेंस आपको एनकरेज करता है थर्ड पार्टी को, मतलब आप ये जो होता है सॉफ्टवेयर ये थर्ड पार्टी को भी अलाउ करता है। जैसे भाई सॉफ्टवेयर कंपनी ने दिया और मैंने ले लिया, डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो एक पार्टी तो होगी कंपनी जिसने सॉफ्टवेयर बनाया,
एक पार्टी हो गया मैं, जिसने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, और थर्ड पार्टी हो गए आप, अगर मैंने वो आपके साथ शेयर कर दिया। तो ओपन सोर्स लाइसेंस एक ऐसा लाइसेंस होता है जो कि ये कहता है कि आप इसमें थर्ड पार्टी को भी ऐड कर सकते हो, यानी कि मैं किसी के साथ भी इसको शेयर कर सकता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, डिफाइन द टाइप्स ऑफ ओपन सोर्स लाइसेंसेस। अब ये जो ओपन सोर्स लाइसेंस होते हैं इनकी क्या टाइप्स होती हैं? इसकी पहली टाइप होती है बेटा परमिसिव लाइसेंस। परमिसिव लाइसेंस क्या होता है? प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर चेक यूज विद नो वारंटीज। ये जो लाइसेंस होता है इसमें कोई वारंटी नहीं मिलती, यानी कि आपने ले लिया, चले ठीक, ना चले ठीक, वो आपका हेड है, ठीक है, कोई वारंटी नहीं होगी। इस परमिसिव लाइसेंस में आपकी पहली कैटेगरी आती है बीएसडी लाइसेंस। अब बीएसडी लाइसेंस में क्या होता है कि imposes minimal restrictions on the use and distribution of the software। इसका मतलब यह है कि अगर आप परमिशन लाइसेंस ले रहे हैं और बीएसडी लाइसेंस के कैटेगरी में ले रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस दी जाती हैं, यानी कि आप उसको कितना यूज कर सकते हैं और कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती है। ओके। MIT लाइसेंस में क्या होता है कि इट अलाउज द यूजर टू यूज कॉपी, मॉडिफाई, मर्ज, पब्लिश, डिस्ट्रीब्यूट एंड सेल कॉपीज विदाउट एनी लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस। यानी कि बीएसडी लाइसेंस में तो थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन MIT लाइसेंस में कोई भी ना लिमिटेशन होती है ना कोई रिस्ट्रिक्शन होती है। अगर आप परमिसिव लाइसेंस की को मतलब दे रहे हैं और MIT लाइसेंस की कैटेगरी में दे रहे हैं तो कोई भी कितना भी इसको यूज कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अपाचे 2.0 लाइसेंस। इट प्रोवाइड्स ए नंबर ऑफ राइट्स टू द यूजर। ये कई सारे अधिकार देता है यूजर को। These rights can be applied to both copyright and patents। और ये जो अधिकार होते हैं ये दोनों ही चीजों पर लागू होते हैं, चाहे वो कॉपीराइटेड है चाहे वो पेटेंट वाली है। अब ये कॉपीराइट और पेटेंट क्या होते हैं ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट होता है कॉपी लेफ्ट लाइसेंस। कॉपी लेफ्ट, ओके, offers the right to run, study, share, modify, distribute copies and modified versions of this software with the conditions। अब जब कॉपी लेफ्ट है तो कॉमन सी बात है कि कॉपी तो आप कर सकते, कॉपी जो है मतलब कि विदाउट कंडीशंस आप नहीं कर सकते। द सोर्स कोड इज अवेलेबल टू बी शेयर्ड विद द रिसिपेंट्स विद ए कॉपी ऑफ लाइसेंस। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप कॉपी तो कर सकते हैं लेकिन बहुत सारी कंडीशंस के साथ। लेकिन परमिसिव में क्या था कि परमिसिव में बहुत ही कम, यहाँ पर बस बीएसडी लाइसेंस में आपको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस दी थी, लेकिन बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस होती है परमिसिव लाइसेंस के अंदर। लेकिन अगर आप कॉपी लेफ्ट लाइसेंस के थ्रू सॉफ्टवेयर को सेल कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं। और जब आप ये सोर्स कोड किसी के साथ शेयर करते हैं तो शेयर करते टाइम पर भी आपको ये लाइसेंस की एक कॉपी प्रोवाइड करनी होती है उस एंड यूजर को। ओके, तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ ओपन सोर्स लाइसेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, डिफाइन द टर्म डिजिटल डिवाइड। अब ये डिजिटल डिवाइड क्या होता है? देखिए, आज के टाइम पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, आईसीटी से बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। लेकिन आज ही के टाइम पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो इतने पिछड़े हुए एरिया से आते हैं जो कि आईसीटी से अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं। तो ये जो बीच का गैप है इसे कहते हैं डिजिटल डिवाइड। कुछ एरिया ऐसे हैं डेवलप्ड हैं जहां पर लोग कनेक्टेड है आईसीटी से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं जहां पर अभी तक मोबाइल ही नहीं पहुंचा है। तो ये जो बीच की खाई होती है दोनों ही तरह के जनरेशंस में, इसे कहते हैं डिजिटल डिवाइड। सेकंड पॉइंट जो आपको दिया गया है वो भी इसी पर बेस्ड है। इसका एक और एग्जांपल यह है कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग तो इंटरनेट से कनेक्टेड है जैसे आप और हम, लेकिन ऐसे बहुत से पहाड़ी एरिया हैं या फिर आदिवासी एरियाज हैं जहां के लोग आज भी इंटरनेट को जानते ही नहीं। तो ये जो बीच का गैप है इसे कहते हैं डिजिटल डिवाइड या फिर डिजिटल गैप। क्लियर? सो ये थे बेटा क्वेश्चंस, 32 क्वेश्चंस तक। अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 33 से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, और जो एक क्वेश्चन आपका रह गया है क्वेश्चन नंबर 27 उसको भी हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। Yes, better. Clear to all?